to my channel. This is Shigufta Kasmi, first year MBBS student from Darbhanga Medical College and Hospital. In this video, basically I would be discussing about the mistakes I did in my first drop. As many of you know that मैंने स्कूलिंग के बाद फर्स्ट ड्रॉप लिया था और एलन करियर इंस्टीट्यूट से अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आपने फर्स्ट ड्रॉप के टाइम पे ऐसी कौन सी मिस्टेक्स की थी जिनके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो फर्स्ट ड्रॉप लेने के बाद जो मेरा स्कोर था वो 516 था 2019 में। देन 2020 में अभी जो मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था सेकेंड ड्रॉप के बाद, वो भी मैंने एलन से ही तैयारी की थी। तो उसके बाद जो मेरा स्कोर था वो अभी 615 था एंड फाइनली आई एम MBBS स्टूडेंट नाउ। फर्स्ट ड्रॉप में मैंने ऐसे क्या मिस्टेक्स की थी फर्स्ट टाइम जब मैंने नीट की प्रिपरेशन की, तो उस टाइम मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पूरा का पूरा पेपर जो है वो कैसा होता है, मतलब उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि मैंने 2018 में नीट का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मैंने उस पेपर को इतने अच्छे से एनालाइज नहीं किया था कि मैंने कुछ मिस्टेक्स ऐसे की थी फर्स्ट टाइम जब मैंने मतलब प्रिपरेशन की। तो उस दौरान मैंने कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर दी थी जिसके जो मुझे अब रियलाइज़ होता है कि काश मुझे ये बातें किसी ने पहले बता दी होती तो शायद मेरा फर्स्ट ड्रॉप में ही सिलेक्शन हो जाता। वो उस वक्त एट द टाइम प्रिपरेशन के टाइम पे हमें कोई बड़ा इशू नहीं लगता है, लेकिन बहुत बच्चों का इस कारण सिलेक्शन रह जाता है। तो मैं डिस्कस करना स्टार्ट करती हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस टाइम क्या होता है कि बच्चे थोड़ा बहुत सोचने लग जाते हैं अपने सिलेक्शन को लेकर के कि अगर नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन जो होता है सबके माइंड में एक ना एक बार ज़रूर आता है, जो भी प्रिपरेशन कर रहा होता है। नीट ही नहीं, कोई भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर करते हो तो आपके माइंड में ये सवाल ज़रूर आता है कि अगर मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में आने लग गई थी उस टाइम पे जब लगभग 2-3 महीने रह गए थे और हमारे कोचिंग में लास्ट टाइम पे फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट होने वाले थे। तो मैं ये सोचती थी कि जब इतने अच्छे बच्चे जिनके मेरे से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं वो लोग भी ये सोचते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो हमारे आसपास होते ही हैं ऐसे बच्चे जो नेगेटिव बातें करते हैं। तो मेरे साथ भी थे कुछ बच्चे जिनके मार्क्स मेरे से अच्छे आते थे, फिर भी वो कहते थे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो मैं दोबारा ड्रॉप लूँगी या दोबारा ड्रॉप लूँगा। तो फिर वो चीज़ जो थी कहीं ना कहीं मेरे माइंड में इफ़ेक्ट कर गई। तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि यार इसके तो मेरे से ज़्यादा नंबर आते हैं और मेरे तो इसके जितने भी नहीं आ रहे हैं, तो जब इसका सिलेक्शन नहीं होने के चांसेस है तो फिर मेरा तो कैसे ही होगा। तो सेल्फ डाउट बहुत खतरनाक चीज़ होती है। तो फर्स्ट थिंग यही आप लोग को ध्यान रखना है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। एक्चुअली में मेरे कोचिंग में उस टाइम पे 480 490 ऐसे मार्क्स आते थे। तो जो फर्स्ट हमारा फुल सिलेबस टेस्ट था उसमें मेरे 480 490 के आसपास मार्क्स आए थे। और मुझे यकीन नहीं होता लिटरली कि 2 महीने तक वो टेस्ट सीरीज चला, फुल सिलेबस टेस्ट, मतलब एक एक टॉपिक का इतने बार मैंने टेस्ट दिया। लेकिन क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिविटी इन माई माइंड मैं अपने स्कोर को इंक्रीज कर ही नहीं पाई। लास्ट टाइम जो लास्ट टेस्ट था जो मेरा नीट से पहले हुआ था 2019 में फुल सिलेबस, उसमें भी मेरा 480 460 ऐसा ही स्कोर था। मतलब लिटरली 2 महीने तक मैंने फुल सिलेबस टेस्ट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं की। वो इसीलिए था क्योंकि मेरे माइंड में ये बात आ गई थी कहीं ना कहीं कि मुझे दोबारा ड्रॉप करना पड़ेगा, इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा मे बी। तो वो चीज़ें थी जो नेगेटिविटी कहते हैं हम सराउंडिंग से आ जाती है, वो मुझे तभी रियलाइज़ नहीं हुआ था। लेकिन अब मुझे लगता है कि हाँ शायद नेगेटिव पीपल के आसपास रहने से ऐसा इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो उससे पॉजिटिव बातें करें। अगर आपके आसपास कोई आपको डीमोटिवेट करता है तो आपको उनसे दूर रहना चाहिए। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती थी, खास करके कि पेपर कैसा आएगा। ये सवाल हर बच्चा जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा होता है उसके दिमाग में आता ही है कि पेपर कैसा होगा, पता नहीं क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ इतना ही पढ़ के जाएं और क्वेश्चंस जो है काफ़ी हाई लेवल पूछ लिए जाएँ। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि पेपर अब जैसे 2 साल से हम देखते आ रहे हैं कि बिल्कुल NCERT बेस्ड आ रहा है, तो इस बार भी पूरा चांसेस है कि पेपर वैसा ही रहेगा। कहीं न कहीं ये ओवरथिंकिंग की वजह से ही मुझे ऐसा फ़ील होता था कि अगर क्वेश्चंस बाहर से आ जाए, और एनसीईआरटी में तो मैं सोचती थी कि ऐसा कुछ दिया हुआ भी नहीं है, पता नहीं इसमें से क्या ही पूछ लेंगे। तो मैं एनसीईआरटी पे इतना फ़ोकस नहीं करती थी। फर्स्ट टाइम पे जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो फर्स्ट ड्रॉप के टाइम पे मैंने एनसीईआरटी भी ठीक से नहीं पढ़ी थी। लिटरली पेपर आने वाला था और मैंने पूरी एक बार भी मैंने पूरी बायो की एनसीईआरटी पढ़ी नहीं थी। तो वो बहुत बड़ा मिस्टेक
था, मतलब वो एक आप कह सकते हो मतलब स्टुपिडिटी थी मेरी, मतलब सब ने बोला था, लिटरली मेरे मेंटर्स ने भी बोला था, सब ने बोला था कि एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा मतलब ऐसे फील होता था कि कहीं एनसीईआरटी में तो इतना कुछ दिया हुआ है नहीं, तो एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। मैं ऐसा सोचती थी कि ना कि एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, हार्ड लेवल का पढ़ लेंगे तो हम इजी वाला तो हम कर ही लेंगे। इस वजह से मैं ये सोच कर के एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कभी मैं रीड ही नहीं करती थी। तो ये मिस्टेक मैंने फर्स्ट टाइम पे की थी, जो कि बहुत ही मतलब बड़ी गलती आप सोच सकते हो। थर्ड थिंग इज़ कि मैंने कभी पेपर एनालिसिस नहीं किया। ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि वो लोग पेपर दे के आ जाते हैं और अपना रिजल्ट देख लेते हैं, जैसे कोचिंग का पेपर या फिर आप कोई भी टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर रहे हो या घर पे भी आप अगर कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो, तो उसमें पेपर अटेम्प्ट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर को एनालाइज करना। मैं क्या करती थी कि बस पेपर देती थी, अपने मार्क्स चेक कर लेती थी। इसीलिए क्या होता था कि जैसे आज मैंने कोई टेस्ट दिया और अगले 2-3 टेस्ट के बाद अगर सेम क्वेश्चंस रिपीट होते थे तो भी मैं वापस से वही गलती कर देती थी। तो ये मेरे को उस टाइम पे पता नहीं क्यों रियलाइज़ नहीं हुआ। मैं सोचती थी कि टेस्ट दे कर के आ गए हैं, मार्क्स पता चल गए हैं, अब दोबारा से उसको वापस पढ़ने का क्या ही मतलब है। लेकिन टेस्ट पेपर एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मान लो आपने कोई क्वेश्चन इस टेस्ट में गलत किया और अगर आप उस पे ध्यान नहीं देते हो और आपको पता भी नहीं है कि आपने ये वाले क्वेश्चंस गलत किए हैं इस टेस्ट में, तो आपको उसका सही आंसर पता ही नहीं चल पाएगा। तो जैसे ही आप दोबारा से वो क्वेश्चन देखोगे तो आप फिर से वही गलती रिपीट करोगे। तो इसीलिए आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट दो, तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है, आपने टेस्ट दिया, 1-2 घंटे आपने रेस्ट कर लिया, उसके बाद आपको उस टेस्ट को उसी वक्त ही सबसे पहले पढ़ाई छोड़ करके आपको उस टेस्ट पेपर को एनालाइज करना चाहिए। तो आपको देखना है कि मैंने कहाँ पे किस कारण मिस्टेक की, सिली मिस्टेक्स हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या मैं क्वेश्चन ठीक से रीड नहीं कर रही हूँ या फिर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो। तो आपको रीजंस फाइंड आउट करने हैं कि सिली मिस्टेक्स क्यों हो रही है। तो आप इससे क्या होगा कि आप जब दोबारा से कोई भी क्वेश्चन करोगे तो आपको माइंड में रहेगा कि हाँ, मुझे क्वेश्चन दोबारा ठीक से रीड करना है, पिछले बार मेरा रीड करने की वजह से क्वेश्चन गलत हो गया था। तो पेपर एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मान लो आपका कोई क्वेश्चन टेस्ट पेपर में गलत हुआ होता है, तो आप दोबारा जब पेपर को एनालाइज करते हो तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक्स अगर आपने पढ़ लिए, मान लो उसके आसपास का एरिया आपने फिर से पढ़ लिया, तो हो सकता है कि उस जो चीज़ आपने रिवाइज की है उसी में से कुछ नीट का क्वेश्चन आ जाए। तो ये यहाँ पे फ़ायदा होता है, इसलिए टेस्ट पेपर एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम सबका माइंडसेट ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि सुबह 4 बजे उठ करके ही पढ़ाई होती है। तो बहुत बार मैं क्या करती थी कि मैं ये सोचती थी कि ना अब तो जैसे 10-11 बज गए रात को मान लो, तो मैं ये सोचती थी कि अब मुझे सो जाना चाहिए। भले ही मुझे नींद नहीं आती थी लेकिन मैं सो जाती थी ये सोच करके कि मैं सुबह उठ करके पढ़ाई करूँगी। और वो सुबह जब आपकी हैबिट ही नहीं है, सुबह आप कभी उठे ही नहीं हो उतने बजे, तो आप उठ करके नहीं पढ़ सकते हो सडनली। और हैबिट डालने 1 साल की प्रिपरेशन के टाइम में अगर आप हैबिट डालने वाली चीज़ की बात कर रहे हो तो वो बहुत गलत है, क्योंकि हैबिट डलने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं ये सोचती थी कि 2-4 दिन ऐसा होगा, उसके बाद मैं उठ जाऊँगी। तो मैं ये कंटिन्यूअसली मिस्टेक करती रही कि मैं रात को जल्दी सो जाती थी ये सोच करके कि सुबह उठ करके मैं पढ़ लूँगी, और ऐसा कभी नहीं हो पाता था। हार्डली 1-2 दिन मैं अगर उठ भी जाऊँ तो मैं पढ़ते-पढ़ते सो जाती थी, या तो पढ़ते-पढ़ते उस टाइम पे मेरी इतनी एनर्जी इतनी लो रहती थी कि मैं पढ़ ही नहीं पाती थी, क्योंकि रोज़ के रूटीन के अकॉर्डिंग मेरी हैबिट उस वक्त सोने की थी, और मैं अगर उठ करके एक दिन पढ़ना चाहूँ तो वो पढ़ाई फ्रूटफुल ही नहीं होती। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग का जो भी साइकिल है आप उसके अकॉर्डिंग ही चलिए, अपने साइकिल को चेंज करने का मत सोचिए। अनलेस आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं, आप अगर 11 आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है तो हाँ, आप शुरू से अच्छी हैबिट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल का ड्रॉप लेकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी हैबिट चेंज करने पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आप जिस रूटीन में चलते आ रहे हैं आप उसी में कंफर्टेबल हैं और उसी में आपकी अच्छे से अच्छी पढ़ाई हो सकती है। तो आपको अपने शेड्यूल में से ही बेस्ट आउटपुट देना है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे आप रात को 3 बजे तक पढ़ो, चाहे 4 बजे तक पढ़ो, जैसा आपका हैबिट है आप उसी के अकॉर्डिंग चलो। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सुबह उठ करके ही अच्छी पढ़ाई होती है, वो बस हम इसलिए बोलते हैं कि सुबह जो एक एनर्जी होती है, और हम लोग क्या करते हैं कि अगर सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो थोड़ा फ्रेश फील करते हैं। लेकिन अगर आपकी हैबिट नहीं है तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप जिस टाइम पे भी सोना चाहें सो सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 6 to 7 आवर्स मिनिमम आपको सोना है, क्योंकि उससे तभी इतना सोओगे तभी आप जो है सुबह उठ करके दोबारा से अच्छे से पढ़ सकते हो। तो इतना रेस्ट आपकी बॉडी को और आपके माइंड को चाहिए होता है।
होता है, तो 6 to 7 आवर्स स्लीप कंपलसरी है। उसके अलावा आप किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हैं, और 6 to 7 आवर्स आपको 2 शिफ्ट में नहीं लेना है कि आप एक बार 4 घंटे सो लिए और फिर आप पढ़ रहे हो और फिर बाद में 2 घंटे सो लिए, तो इस तरह से नहीं करना है आपको 6 आवर्स कंटिन्यूस स्लीप लेनी है, तभी आपकी पढ़ाई फ्रूटफुल होगी और तभी आप जो है अच्छे से पढ़ोगे, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। फर्स्ट ड्रॉप था तो हमारे टीचर्स भी सजेस्ट करते हैं, बहुत सारे टीचर्स सजेस्ट करते हैं और बहुत सारे हम फ्रेंड्स को भी देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम आज से जो है टाइम टेबल बनाएंगे और शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करेंगे, टाइम पे बिल्कुल पढ़ने बैठ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट रेस्ट करेंगे 2-3 घंटे पढ़ने के बाद। तो इस तरह की चीज़ें हम सोचते हैं और टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन वो कभी फॉलो नहीं होता है। तो मैं अभी भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग टाइम टेबल बना के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं होता है। जिसको बचपन से आदत है टाइम टेबल फॉलो करने की, सिर्फ वही कर सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट डिसिप्लिन में 100% होकर के प्रिपरेशन करूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। प्रैक्टिकली बात करें तो कोई भी बच्चा इतना डिसिप्लिन में रह के नहीं पढ़ सकता है। आपको शेड्यूल बनाने से आपको लिख करके शेड्यूल बनाने से अच्छा आप हाँ माइंड में एक रफ शेड्यूल बना सकते हैं, है ना। तो आप रफली सोच सकते हैं कि मुझे इतने से इतने देर तक पढ़ना है और फिर रेस्ट करना है। इस तरह से आप माइंड में रफली सोच सकते हैं कि इतने आवर्स की स्टडी मुझे कंपलसरी करनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रॉप के टाइम पे मैंने बहुत बार, लिटरली मुझे याद नहीं मैंने कितने बार टाइम टेबल बनाया, और उसको फॉलो करने के चक्कर में उससे मेरा और टाइम वेस्ट हो जाता था कि मैं ऐसे सोचती थी कि चलो अभी आधा घंटा रेस्ट करना है, तो मैं आधा घंटा रेस्ट करते करते मान लो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा मैं टाइम देखती नहीं थी, और मतलब एक्स्ट्रा अगर मैं टाइम वेस्ट कर दूं तो उसके बाद मुझे फिर फील होता था कि अब तो चलो चला गया टाइम, अब थोड़ी देर बाद जब दोबारा से मेरा स्टडी टाइम होगा मैं उस वक्त पढ़ने बैठूंगी। तो ये चीज़ बीच में इस चक्कर में 1-2 घंटे पूरा वेस्ट हो जाता था, क्योंकि हम टाइम टेबल को फॉलो करना चाह रहे होते हैं ज़बरदस्ती, जबकि हमारी उस चीज़ की हैबिट नहीं होती है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आप एक रफ शेड्यूल बना सकते हैं कि मुझे इतने देर पढ़ना है, या फिर सबसे बेस्ट होता है कि आप टॉपिक डिसाइड कर लो कि मुझे आज ये टॉपिक पढ़ना है, और वो टारगेट आप बना के रखो, क्योंकि टारगेट जितने स्मॉल बनाओगे उतना ज़्यादा ईजी होगा उसको अचीव करना। और टारगेट अपने अकॉर्डिंग सेट कीजिए, जितना आपकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग। ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने गलतियाँ अपने फर्स्ट ड्रॉप के टाइम पे की थी, जो मुझे अब फील होता है कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक्स है। लास्ट टिप मैं देना चाहूँगी कि बिल्कुल रिलैक्स होकर के पढ़ाई कीजिए, इतना टेंशन लेकर के पढ़ाई नहीं होती है, बिल्कुल फ्री माइंड रह के पढ़ाई कीजिए। अगर आप टेंस्ड रह के पढ़ाई करेंगे ये सोच करके कि पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि वो तो बाद की बात है, वो होगा नहीं होगा उस टाइम पे आपको टेंशन लेनी है, तब जब रिजल्ट आएगा और तब आपको उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है, तब आप कर लेना। लेकिन अभी के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, और अभी क्योंकि मैं जो काम अभी चल रहा है मैं उसको ठीक से कर सकता हूँ। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे कांटेक्ट करने के लिए मैं नीचे इंस्टाग्राम का मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, तो आप वहाँ से भी मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। जितना पॉसिबल होगा मैं आप लोग की हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।